हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसमें जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है, वो आखिर है क्या। सो बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं इसमें जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो, या ऐसे प्रोसेसेस को करे जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं। So just read this first line, it's very important. अब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में। तो यानी कि जितने भी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है वहाँ सब जगह बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ठीक है, और इसके बाद कहता है हाउएवर इट इज यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू दोज प्रोसेस व्हिच आर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल। बट आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी को एक और अलग तरह से डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं? हम बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वो सब प्रोसेसेस होते हैं जिनमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें, सो दैट हम जो भी हमें प्रोडक्ट एंड प्रोसेस करने हैं जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है वो हम कर सकें। ठीक है, तो यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें हम जीन्स को ऑल्टर कर दें। ठीक है, जिनमें हम जीन्स को ऑल्टर कर दें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे पास और काफी सारे यूजेस है बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर कोई जीन को सिंथेसाइज करना, या हमें कोई डीएनए वैक्सीन बनानी है, लाइक जो हमने बनाई थी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, वो भी इसी के थ्रू बनी थी, यीस्ट को यूज करके। देन अगर हमें कोई जीन डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, जिससे एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है दोनों को इंक्लूड किया गया है। अब भाई ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या थी और मॉडर्न में क्या डिफरेंस था? तो एक मोटा मोटा डिफरेंस दोनों में ये था कि जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें हम जो भी जीन्स लेते थे तो कई बार क्या होता था, जो डिजायर जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें चाहिए वो तो मिल जाता था, बट उसके साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन्स भी मिलते थे। तो वो था ट्रेडिशनल वाला, यानी कि उसमें हमें जो चीज चाहिए वो उतनी इफेक्टिवली नहीं आती थी। बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इस चीज में कामयाब हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही जो है होस्ट में डालती है। होस्ट यानी जिसमें हमें ऑल्टरेशन करनी है। तो EFB ने क्या डेफिनेशन दी, जिसमें उसने मॉडर्न व्यू को भी लिया और ट्रेडिशनल व्यू को भी लिया। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी की फेडरेशन है, इसने कहा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर हमें ये वाली डेफिनेशन क्लियर हुई है तो ये भी क्लियर हो गई होगी। तो इसमें भी बस यही बातें हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके साथ में साइंस को लगा के हम लोग कुछ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बना रहे हैं जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में दो कोर टेक्निक्स होती हैं। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो दो टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। सबसे पहली होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो टेक्निक्स जिनकी मदद से हम जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA एंड RNA, हम इनको ऑल्टर करते हैं, इनमें मैनिपुलेशंस करते हैं और फिर हम इन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं होस्ट में। होस्ट कौन होता है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हमें ऑल्टरेशन करनी है। और इससे क्या होता है, जैसे ही हम जीन्स को ऑल्टर करके होस्ट में डालते हैं तो फिर वहां पे होस्ट का फिनोटाइप, यानी कि उसकी जो भी उसकी फिनोटाइप है वो चेंज हो जाती है। अब सेकंड कोर टेक्निक का भी नाम है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यानी कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, यानी कि आपने क्या किया,
जो भी आपने ऑर्गेनिज होस्ट में डाला है जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब आप उसको स्टेराइल एनवायरनमेंट दे रहे हो, ठीक है, और आप उसको लार्ज क्वांटिटी में भी बनाना चाहते हो चीजों को, ठीक है। तो आप यानी कि बेसिकली अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो आप स्टेराइल एम्बियंस दे रहे हो, स्टेराइल एनवायरनमेंट यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट दे रहे हो, और जो भी आपको चीज चाहिए उसको आप लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हो। अब आपको चाहिए क्या? हमारा मेन जो मोटिव होता है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कमर्शियल बेसिस पे, वो क्या होता है? एंटीबायोटिक बनाना, वैक्सीन बनाना और एंजाइम्स को बनाना। तो यही सब हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया है। You probably would appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. अब आप सबको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस होती हैं एसेक्सुअल के ऊपर। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल क्या होता है हमें दोनों ही पता है। सेक्सुअल होता है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल जिसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो सेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन होकर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, एसेक्सुअल में गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं, अदरवाइज हमने इस सिलेबस के जो स्टार्टिंग का रिप्रोडक्शन यूनिट है वहां पे भी थोड़ा बहुत देखा होगा इसके बारे में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे वेरिएशंस बनती हैं, यानी कि यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं जेनेटिक सेटअप के, जो कि ऑर्गेनिज्म और उसकी पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्यों यूजफुल होते हैं, क्यों बेनिफिशियल होते हैं? इसीलिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एटमोस्फेयर है, उसके साथ कोप अप करने में हेल्प करते हैं। वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। भाई प्रिजर्व करता है यानी कि वो क्या करता है, वो वेरिएशन नहीं लाता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को परमिट करता है। यही मेन हमारा इसका डिफरेंस है और यही जरूरी है। नेक्स्ट वो कहता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लेड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स विद अलॉन्ग विद डिजायरेबल जीन। अब ये जो बात लिखी है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स में क्या होता था, जो डिजायर्ड जीन चाहिए होता था उसके साथ अनडिजायर्ड भी आ जाता था। तो अब जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं यानी कि जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं और उसे ट्रांसफर करते हैं। और हमने जो भी लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की उनको ओवरकम किया है, और हम सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन्स को ही आइसोलेट करते हैं, और सिर्फ जो भी हमारा डिजायरेबल जीन है उसी को टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, अनडिजायरेबल को नहीं डालते हैं। ओके, फिर उसके बाद अब वो कहता है जो भी हम डीएनए का पीस यानी कि जो भी हम हमारा जेनेटिक मटेरियल हम डालते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, अब जो वो डीएनए है अब वो ऐसा होना चाहिए कि वो मल्टीप्लाई कर सके, अपनी जो भी मतलब उस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी है उसमें भी ट्रांसफर हो सके। बट ये तभी हो पाएगा अगर हमारा डीएनए जो है होस्ट के जीनोम के साथ, रिसिपिएंट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो हमें उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो रेप्लिकेट हो जाए। और क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर इसको ओराई साइट भी बोल देते हैं इस तरह से, यानी कि जिसके पास भी ओराई साइट होता है वो रेप्लिकेट कर पाता है। तो इसी के लिए ताकि हमारा फॉरेन जो जीन हम डाल रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर सके, हम हमारे एलियन डीएनए को ओराई साइट के साथ जो है हम लिंक करते हैं और फिर वो रेप्लिकेट करता है, जिससे क्लोनिंग हो जाती है, मल्टीपल कॉपीज बनती हैं जो भी हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है उसकी। सो लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो हम सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था आरडीएनए, हम देखेंगे कि वो जो था वो किस तरह से बना था। क्या किया गया था, सबसे पहले एक जीन ली गई थी जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देती थी, हमने उसको लिया और हमने एक प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया सेल्मोनेला, और हमने एक नेटिव प्लाज्मिड लिया सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोअर ने किया था 1972 में। स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोअर, उन्होंने क्या किया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिया एंड
उसको क्या किया कट, और उसका जो कट लगाना था वो कुछ स्पेशल लोकेशंस पे लगाया था। और ये जो कट लगाते हैं, मतलब जैसे कि ये मेरे पास एक पूरा, मुझे कोई ऐसे मेरे पास ये है, ठीक है, ये पूरा एक सीक्वेंस है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगाने के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं, जिसको बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो जो कट पीस होता है डीएनए का, वो देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए। अब हमने जो भी हमें चाहिए था हमने उसको काट लिया, ये कटा हुआ वो पार्ट आ गया। अब हम इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे। अब भाई प्लाज्मिड के साथ क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओराई साइट होगी, जिससे कि वो रेप्लिकेट कर पाएगा। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। ये प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, उस पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे मॉस्किटो एक इंसेक्ट वेक्टर होता है जो कि मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करता है, वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मिड एक वेक्टर है, ठीक है, जो एलियन पीस को होस्ट में ट्रांसफर करेगा। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड बिकेम पॉसिबल विद इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आपने जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ठीक है, जो कट पीस लिया, और साथ में आपने जो भी प्लाज्मिड लिया, अब आपने दोनों को जोड़ा कैसे? ठीक है, दोनों को कैसे आपने जोड़ा? तो आपने जोड़ा इनको डीएनए लाइगेज के थ्रू। ये डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। अब क्या होगा? दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब जो डीएनए हमारे पास बना है लाइगेज के थ्रू जोड़ के, वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने इस डीएनए को इकोलाई में डाल दिया, और ये इकोलाई और सैल्मोनेला काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसीलिए वो जो है हमारे पास फॉरेन जो भी हमने डाला है जीन प्लाज्मिड वेक्टर की हेल्प से, वो क्या कर पाएगा? वो डीएनए पॉलीमरेज जो होस्ट का है उसी को इस्तेमाल कर लेगा और रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। और जो मल्टीपल कॉपीज बनाने की एबिलिटी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। और यहाँ पे क्लोनिंग किसकी होगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग होगी। हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। सबसे पहला, जो भी डिजायरेबल जीन्स है, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसे पता करो, वो आपको कहाँ मिलेगा। फिर आप उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कराओ। किसकी मदद से? आपको चाहिए होगा वेक्टर, आपको चाहिए होंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आपको चाहिए होगा डीएनए लाइगेज, आपको चाहिए होगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये सब आपको एंजाइम और ये सब चीजें चाहिए रहेंगी। तो ये सब लेके आप उसको होस्ट में डाल दो। फिर अब नेक्स्ट क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। अब तीसरा स्टेप है, बहुत जरूरी है, जो कि क्या इंक्लूड करता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को ये इंक्लूड करता है हमारे पास। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम उस डीएनए को एक स्टेराइल एनवायरनमेंट देते हैं होस्ट में, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और वो अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर हो पाए। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.